गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। और इस क्लास में हम यात्रियों के नज़रिए आपके चौथे क्लास में है, देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि इब्न बतूता ने यहाँ पे घोड़ों का वर्णन किया, साथ साथ उन्होंने हमारे भारतीय शहरों के भी वर्णन किए और उन्होंने डाक व्यवस्था का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया। ये सभी चीज़ आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगे। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये सभी चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखने को मिलेगा, ठीक है, और सीखने को भी मिलेंगे। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम अपने क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम नोट्स दिए थे आपको, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण कोई मैप्स भी नहीं दिख रहे थे अच्छे, शायद हमने देखा। उसके बाद नोट्स में भी तो कुछ प्रॉब्लम आए थे, उसके बारे में पहले नोट्स ही लिख लीजिए। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइट ना होने के कारण, बरसात है अभी फ़िलहाल, तो इस कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि धार्मिक भेदभाव नहीं, हम इब्न बतूता से, हम शुरू से आपको इब्न बतूता से हम नोट्स देते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे हैं। तो अल बिरूनी के ज्ञान, तो पहले हम अल बिरूनी के ज्ञान लिख लीजिए। पहले अल बिरूनी के ज्ञान के बारे में पढ़ा चुके थे। तो अल बिरूनी के ज्ञान क्या क्या थे। उसके बाद इब्न बतूता का आप जीवन परिचय यह लिख सकते हैं। इब्न बतूता का ऊपर लिख लिए, अच्छे तरीके से लिखिए सब कुछ। जीवन परिचय। फिर इब्न बतूता के यात्राएं आप लिख सकते हैं, यात्राएं कहाँ कहाँ की वो, ये सारे नोट्स। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं भारत की यात्राएं, इब्न बतूता के द्वारा भारत की यात्राएं, बहुत सारे चीज़ किए थे आप यहाँ पे। फिर इब्न बतूता की यात्राएं की कहानी, क्यों आप यात्रा कर रहे हैं तो क्या क्या कहानी थी ये। अब देखिए इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन, तो इब्न बतूता ने हमारे देश आए बहुत सारे शहरों का वर्णन किया। तो इब्न बतूता के द्वारा शहरों का वर्णन। भारत में डाक व्यवस्था, भारत की डाक व्यवस्था, ये इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। दो डाक व्यवस्था, एक पैदल डाक व्यवस्था थी और एक आपका अश्व डाक व्यवस्था। ये नोट्स ये, तो चलिए हम इतना समझेंगे, ठीक है। तो नोट्स से लिख चुके, आपको क्या रेडी है समझने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। चलिए, तो इब्न बतूता जो थे वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने बहुत सारे भारतीय शहरों का वर्णन किया। जब वो भारत आए तो सबसे पहले वो दिल्ली वाले क्षेत्र में आए, दिल्ली में आए मोहम्मद बिन तुगलक का दरबार। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में शासन कर रहे थे, तो तब वो दिल्ली आए तो देखे कि दिल्ली को देख कर के चौंक गए। इतना बड़ा शहर, इतनी घनी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, दिल्ली का उन्होंने वर्णन किया। सबसे पहले तो दिल्ली का वर्णन कहा, दिल्ली का वर्णन किया। आज भी जानते होंगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत सारी आबादी हैं। उस समय भी जब इब्न बतूता भारत आए थे, 1333 ईस्वी की बात है। कितना का, 1333 ईस्वी की बात है। उस समय भी भारत में बहुत सारे, भारत के एकमात्र शहर दिल्ली, जो कि सबसे बड़ा शहर, इब्न बतूता ने बताया और कहा कि यह दिल्ली में बहुत सारी जनसंख्या है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी बाज़ारें हैं, वो दिल्ली के अंदर बहुत सारे बाजार हैं, रोजगार के अवसर हैं। ये किन के लिए बता रहे हैं, तो मोरक्को में रहने वाले लोगों के लिए इब्न बतूता बोल रहे हैं कि आइए, दिल्ली में बहुत सारे काम के अवसर हैं, रोजगार हैं, आप दिल्ली आइए, काम धाम कीजिए और अपने यहाँ पे गुजारा बसर कीजिए, यहाँ बहुत सारे काम है। यह इब्न बतूता बताते हैं दिल्ली का वर्णन करते हुए। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बाजार है, मान के चलिए दिल्ली है, ये क्या है, एक बड़ा सा गोल है दिल्ली। दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर है बाजार। उन्होंने ये कहा दिल्ली के अंदर बाजार है, बाजार के अंदर मस्जिद और एक मंदिर भी है, जो कि धार्मिक सहिष्णुता को, गतिविधियों का केंद्र भी माना गया उन्हें। तो सहिष्णुता का केंद्र भी मानते हैं, धार्मिक सहिष्णुता। तो क्या है, ये हो गया आपका दिल्ली। दिल्ली के अंदर है आपका बाजार, ये क्या हो गया, बाजार। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर है बाजार, और बाजार के अंदर है आपका, ये हो गया मंदिर और मस्जिद। क्या है, मंदिर और मस्जिद। इस तरह से आप नोट, मस्जिद, ठीक है, मस्जिद, मंदिर और मस्जिद। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर बाजार, बाजार के अंदर मंदिर और मस्जिद है। और उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में केवल क्रय विक्रय नहीं होते हैं,
दिल्ली में केवल क्रय विक्रय नहीं होते, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यह कहकर इब्न बतूता ने मोरक्को में रहने वाले निवासियों को कहते हैं, और यहाँ पे आ सकते हैं, आप रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं। दिल्ली को सबसे बड़ा शहर इब्न बतूता उस समय आकर के बताए, और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलावे अगर दिल्ली को कोई टक्कर दे सकता है उस समय, तो एकमात्र शहर है, वो है दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो दिल्ली को टक्कर देने वाला एक शहर उन्होंने और वर्णन किया, जिसका नाम है दौलताबाद। तो दौलताबाद का वर्णन इब्न बतूता के द्वारा किया जाता है, और इब्न बतूता ने बताया दिल्ली को टक्कर कोई दे सकता था तो वह है दौलताबाद। दौलताबाद जो कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। जैसे कि अभी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, ये 4 महानगर हैं। अगर दिल्ली को कोई टक्कर दे, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय दिल्ली को कोई टक्कर देने वाला था तो वह था दौलताबाद। दौलताबाद एक बहुत ही बड़ा शहर था, इसमें भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। दौलताबाद के अंदर भी एक बाजार था, जो कि सबसे बड़ा और सबसे फेमस बाजार था, जिसका नाम उन्होंने बताया ताराबाद। तो दौलताबाद के अंदर एक बाजार का वर्णन उन्होंने किया, जिसका नाम उन्होंने क्या बताया, ताराबाद। ताराबाद क्या है? ताराबाद एक बाजार है, ठीक है, शहर नहीं है। शहर तो दौलताबाद है, लेकिन ताराबाद क्या है, एक बाजार है। और इस ताराबाद में बहुत सारे नर्तकी, यानी कि नाचने वाले संगीतकार आए हुए हैं, और यहाँ पे तरह तरह के संगीतकार हो रहे हैं, नर्तकी हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं। सारे शासक यहाँ पे बैठ कर के क्या हो रहे हैं कि वो नर्तकी डांस का मजा ले रहे हैं, संगीत का मजा ले रहे हैं। कोई क्या कर रहे हैं, तो नर्तकी और गायकों के लिए बहुत सारा अच्छे से सुंदरता से सजाया गया है, कालीन बिछाए गए हैं। ये सारे चीज़ इब्न बतूता बता रहे हैं। अब हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन सभी की जानकारी हमें उनकी पुस्तक रिहला से मिलती है। तो रिहला इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक है। उन्हीं से हमें इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है कि कहा कि दिल्ली एकमात्र शहर है जो कि सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली को टक्कर देने वाला शहर है दौलताबाद। दौलताबाद में के अंदर एक बाजार है, जिसको हम क्या कहते हैं, ताराबाद कहते हैं। और ताराबाद में भी मस्जिद है, मंदिर है, मस्जिद है, संगीतकार हैं, गायक हैं, नर्तकी हैं, नाचने वाले, वहाँ कालीन बिछाए गए हैं। इन नर्तकी, संगीत, गायककार के लिए अच्छा तरीक़ा से पूरा बाज़ार को सजाया गया है। यहाँ पे क्रय विक्रय के अलावे बहुत सारे काम होते हैं, सामाजिक और गतिविधियों के भी केंद्र उन्होंने बताया कि बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे। तो इस कह करके इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का वर्णन किया। तो टॉपिक क्या था? भारतीय शहरों का वर्णन। टॉपिक हम लोग का क्या था? भारतीय शहरों का वर्णन। शहरों का वर्णन, यह हमारा टॉपिक है, ठीक है। किनके द्वारा किया गया? इब्न बतूता के द्वारा किया गया, ठीक है। या भारतीय शहरों का वर्णन किनके द्वारा किया गया था? तो इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। ये आपका टॉपिक है। अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे एग्जाम में कि भारतीय शहरों का वर्णन किन विदेशी यात्री के द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। उनका सब पूछा जाएगा क्वेश्चन में, भारत में एक महाशहर दिल्ली को टक्कर देने वाला कौन सा शहर था, तो आप बोलिएगा दौलताबाद। दौलताबाद एक मात्र शहर था जो कि दिल्ली को टक्कर दे सकता था। ये तो इब्न बतूता के द्वारा भारतीय शहरों का वर्णन किए थे। लेकिन अगला क्या था? अगला हम टॉपिक देखेंगे भारत का डाक व्यवस्था। भारत का डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, भारत का क्या है, डाक व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। तो इब्न बतूता ने भारत के डाक व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया। हमें पता चला कि उस समय 1333 की बात है, ठीक है। 1333 से लेकर के आपके 1347 तक के बात है। इतने ही तक भारत में इब्न बतूता रहा था। उसके बाद तो वो अपना मोरक्को चला गया था ना। तो वही टाइम की बात है। उन्होंने कहा कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। उन्होंने कहा एक अशो डाक व्यवस्था, अशो डाक व्यवस्था, एक था अशो डाक व्यवस्था पहला, और दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था। उन्होंने 2 डाक व्यवस्था का वर्णन किया। पैदल डाक व्यवस्था।
पैदल डाक व्यवस्था, ये कहा। अश्व डाक व्यवस्था को उन्होंने उलुक कहा, अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। अब ये समझिए कि इब्न बतूता ने अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था ये दोनों का वर्णन किया, लेकिन इब्न बतूता का कॉन्सेप्ट क्या है और लॉजिक क्या है पता? आपसे हम पूछते हैं कि अश्व डाक व्यवस्था या पैदल डाक व्यवस्था, इसमें सबसे ज़्यादा तेज कौन है, किसमें सबसे जल्दी संदेश पहुंचाया जा सकता है? तो आप लोग तो सोच रहे होंगे, कोई बोल रहा है अश्व डाक व्यवस्था, कोई पैदल डाक व्यवस्था। कैसे? तो पैदल डाक व्यवस्था क्यों, अश्व डाक व्यवस्था क्यों? आप इसके भी आंसर दे सकते होंगे। कोई देने वाले एनिवंस? चलिए मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि अश्व डाक व्यवस्था की तुलना में पैदल डाक व्यवस्था तेज थी। अश्व डाक व्यवस्था में संदेश हम जल्दी नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन पैदल डाक व्यवस्था में संदेश जल्दी पहुंच जाता था। ऐसा क्या खासियत था? क्या खासियत था? इब्न बतूता ने बताया कि अश्व डाक व्यवस्था में प्रत्येक 4 मील पर एक पड़ाव होते थे या सराय घर, जो कि सड़क में देखते हैं ना कि एक एक छोटे मोटे सरकार के द्वारा सराय घर बना दिए जाते हैं, यहाँ पर रहिए, खाना पीना खाइए। तो अश्व डाक व्यवस्था में हुआ क्या करता था, प्रत्येक 4 मील पर, कितने? प्रत्येक 4 मील पर, यहाँ पे एक रेखा बन, ये 4 मील है, आपके ML लिख देते हैं, ठीक है, ML। तो ये 4 मील है, प्रत्येक 4 मील, यहाँ पे इधर से आते हुए यहाँ पे 4 मील हुआ ML, और यहाँ से यहाँ 4 मील, यहाँ से यहाँ आपके 4 मील ML, ठीक है। तो प्रत्येक 4 मील पर कितने सराय घर होते थे? मात्र एक सराय घर होते थे। यहाँ से यहाँ तक के बीच में मात्र एक सराय घर होंगे। वो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं पर हो सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही पड़ाव होते थे। कितने पड़ाव होते थे? पड़ाव, ठीक है। तो मात्र एक ही पड़ाव होते थे प्रत्येक 4 मील पर। यहाँ पे भी कहीं पे एक पड़ाव हो जाएंगे, एक पड़ाव, यानी कि एक ही सराय घर होते थे। और इस तरीके से संचार और संदेश वाहक को पहुंचाया जाता था कि जैसे ही घोड़ा से दौड़ते हुए कोई व्यक्ति आता, घोड़ा से दौड़ते दौड़ते 4 मील पर पहुंचता, पड़ाव पर पहुंचता, वो रुक जाता, चौथा मील पर दूसरा व्यक्ति होता और वह लेकर के फिर भागता 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 भागता, फिर वो दूसरा पड़ाव पर रुक जाता, फिर तीसरा व्यक्ति उसे लेकर के भागता भागता, और यहाँ संदेश पहुंच जाता। संदेश यहाँ पे पहुंच जाता। इस तरह से उन्होंने बताया कि अश्व डाक व्यवस्था में प्रत्येक 4 मील पर एक ही पड़ाव होते थे और वह संदेश को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते थे। गंतव्य स्थान जहाँ पे संदेश को पहुंचाना है, वह गंतव्य स्थान तक वो लेकर के जाते थे, इन्होंने ये बताया। लेकिन उन्होंने बताया कि पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था की तुलना में ज़्यादा तेज थी। क्यों? तो पैदल डाक व्यवस्था इस तरह थी। अब देखिए, पैदल डाक व्यवस्था में प्रत्येक 1 मील पर 3 पड़ाव होते थे। प्रत्येक 1 मील पर, ML मील पर कितना पड़ाव होते थे? 3 पड़ाव होते थे। 1 मील हुआ तो यहाँ पे हम 2 मील लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 मील, यहाँ पे 2 मील हो गए, तो यहाँ पे हम कितना मील लिख सकते हैं? यहाँ पे हम 3 मील लिख सकते हैं। तो 1 मील, 2 मील, 3 मील। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक 1 मील का, समझिएगा, प्रत्येक 1 मील पर 3 पड़ाव होते थे। इब्न बतूता ने बताया, एक पड़ाव यहाँ पे हो गए, एक पड़ाव यहाँ पे हो गए, एक पड़ाव यहाँ पे हो गए, तो 1, 2 और 1 हो गया 3, ठीक है। इस तरह से 3 पड़ाव होते थे, यानी कि 3 सराय घर। और संदेश वाहक कौन? जो संदेश को पकड़ता है, जो संदेश को पहुंचाने का काम करता है, उसी को हम यहाँ पे संदेश वाहक कहते हैं। संदेश वाहक दौड़ते हुए आता है, एक बहुत ही बड़ा ये है संदेश वाहक, ठीक है, संदेश वाहक है ये। अब ये अपने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है भाई? संदेश पकड़ा हुआ है इस हाथों में। और कहा जाता है, इब्न बतूता बताते हैं कि ये पैदल डाक व्यवस्था में एक जो होते थे, एक संदेश वाहक, दोनों हाथ में कुछ ना कुछ पकड़े होते। एक हाथ में संदेश पकड़ते थे और एक हाथ में तांबे की घंटी छड़ में लगा हुआ रहता था, उसे पकड़ते हैं। अब एक हाथ में क्या पकड़ेंगे ये भाई? एक हाथ में पकड़ेगा तांबे की छड़,
जिसमें ऊपर में लगे होंगे तांबे की घंटी। क्या लगे होंगे? तांबे की घंटी, घंटी, तांबे की घंटी। और एक में क्या पकड़ा हुआ है? संदेश। ठीक है, अब इस आदमी को दौड़ा है, दौड़ा है क्या? अब दूसरा पे, यहाँ पे दूसरा मिल पर एक और व्यक्ति है, इस तरह से और एक बना लेते हैं, ठीक है, अच्छे रहेंगे इस तरह से। तो एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? संदेश। एक हाथ में संदेश पकड़ेगा और एक हाथ में क्या पकड़ेगा? तांबे की घंटी, घंटी, ठीक है, तांबे की घंटी पकड़ेगा एक हाथ में, ऐसा। तो क्या होंगे? अब यह व्यक्ति दौड़ेगा, ये पैदल डाक व्यवस्था है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये पैदल डाक व्यवस्था है, ये हम समझाए, ये अश्व डाक व्यवस्था थी, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये आदमी जो है वो दौड़ता हुआ, अब ये यहाँ से दौड़ना स्पीड करेगा, दौड़ते 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 जाएगा, यहाँ पे रुका, ठीक है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति लिया, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति लिया, फिर ये दौड़ते दौड़ते गए, यहाँ पे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को दे देगा तांबे की घंटी और संदेश को यह ले करके ये दूसरा मिल तीसरा मिल पहुँचते पहुँचते यहाँ पे है पैदल, यहाँ पे संदेश पहुँचाना था, तीसरा मिल में ये संदेश पहुँच गए। तो इस तरह से क्या होते थे कि पैदल डाक व्यवस्था उस समय किए जाते थे, जो कि सबसे तेज माने जाते थे अश्व डाक व्यवस्था से भी। यही थे इब्न बतूता के द्वारा वर्णन संदेशवाहक। कैसे आप समझ सकते हैं पैदल डाक व्यवस्था? आप क्या रनिंग देखे हैं? दौड़क, धावक, धावक किसे कहते हैं? दौड़ने वाला को। क्या धावक देखे हैं आप? कभी भी देखे होंगे मूवी वूवी में, एक जो होता है कि एक झंडा को पकड़ के दौड़ता है और अगला व्यक्ति दूसरा जगह खड़ा होता था, ऐसे रेडी होकर के खड़ा होगा, जैसे ही वह व्यक्ति पहुंचा वो उसका झंडा को लेगा, फिर वो भागेगा। ठीक उसी प्रकार पैदल डाक व्यवस्था भी था। जैसे ही ये संदेश को लेकर और तांबे की घंटी को ले ठंग 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 बजते जाता था, जिससे कि दूसरा पड़ाव में जो रुका हुआ व्यक्ति सतर्क हो जाता है, हाँ संदेश लेकर के आ रहा है संदेशवाहक, ठंग 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 बजता था। इसी के लिए तांबे की घंटी पकड़ते थे। तो वो आता, फट 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 आता, संदेश को देता, घंटी को देता, फिर वह दौड़ के भाग जाता। तो इस तरह से पैदल डाक व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। कब? 1333 से 1347 के बीच की यह बात है, जब भारत में इब्न बतूता था और उन्होंने पैदल डाक व्यवस्था और अश्व डाक व्यवस्था का वर्णन भारत में करते हैं। तो क्या आप इससे समझ में आए पूरी तरीके से? कहीं पे एक डाउट्स, एनी डाउट्स? भारतीय शहरों का वर्णन किस तरह से अब इब्न बतूता ने किया वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इब्न बतूता के द्वारा सती प्रथा को उन्होंने वर्णन किया, ये सारे चीज़ देखेंगे। फ्रांसवा बनियार के बारे में देखेंगे। ये आपके चौथे क्लास थे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।